दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम भूकंप के सेकंड पार्ट पर बात करेंगे। आज किस किस चीज़ का अध्ययन इसमें करेंगे, हम उस पर एक बार एक रफ फ्रेमवर्क है वो आपको बना लेते हैं कि हम क्या क्या इसमें बात करेंगे। इसमें आज हम बात करेंगे भूकंप के प्रकार, उसके बाद भूकंप के कितने प्रकार का होता है, उसके बाद हम बात करेंगे मापन कि इसका मापन किसमें किया जाता है। नेक्स्ट है कि इसमें शब्दावली कौन कौन सी है। उसके बाद बात करेंगे कि इसका अधिकेंद्र का निर्धारण कैसे करते हैं। अधिकेंद्र का निर्धारण, अधिकेंद्र का निर्धारण किया, उसके बाद में इसका पूर्वानुमान कि इसका फोरकास्टिंग कैसे करते हैं। पूर्वानुमान, फिर हम बात करेंगे इसमें भूकंप के प्रभाव, और अंत में इसमें बात करेंगे भूकंप का वितरण। सबसे पहले भूकंप के प्रकार कि भूकंप है वो कितने प्रकार का होता है। भूकंप बहुत सारे प्रकार का होता है। भूकंप की उत्पत्ति की प्रक्रिया में भाग लेने के कारकों के आधार पर, आपका भूकंप मूल के आधार पर और स्थिति के आधार पर तीन आधार पर वर्गीकरण करते हैं। पहला है ये है आपका प्रक्रिया में, भूकंप की प्रक्रिया में भाग लेने वाले कारक। प्रक्रिया में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर दूसरा आता है आपके भूकंप मूल के आधार पर। नेक्स्ट है, तीसरा है स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर देखिए, प्रक्रिया में भाग लेने वाले कारक, उसके आधार पर, स्थिति के आधार पर, भूकंप मूल के आधार पर। देखिए, हम दर्ज चलते हैं। स्थिति के आधार पर भूकंप दो प्रकार के होते हैं। यदि भूकंप है स्थल वाले भाग में आए हो तो स्थलीय, और सागर वाले भाग में आए हो तो सागरीय, अर्थात दो प्रकार का होता है, स्थलीय और सागरीय। मूल के आधार पर तीन प्रकार का होता है। गहराई के आधार पर एक होता है सामान्य, नॉर्मल आपका, जिसकी गहराई है 50 किलोमीटर तक की होती है। दूसरा होता है मध्यवर्ती, मीडियम, जिसके भूकंप मूल की गहराई 50 से लेकर के 250, 50 से 250 किलोमीटर तक होती है। तीसरा है गहरे, डीप फोकस, आपके भूकंप अर्थक्वेक गहरे या प्लूटोनिक, वो होते हैं 250 से लेकर के 700 किलोमीटर तक। उसके बाद आते हैं प्रक्रिया में भाग लेने वाले कारकों के आधार। इसके आधार पर हम भूकंपों को दो भागों में बांटते हैं। एक आता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल, और दूसरा आता है प्राकृतिक। प्राकृतिक कई प्रकार के होते हैं।
कुछ भूकंप हैं ज्वालामुखी क्रिया के कारण आते हैं, अर्थात ज्वालामुखी चरित, ज्वालामुखी भूकंप। कुछ भूकंप हैं भ्रंश के कारण आते हैं, भ्रंश मूलक। कुछ भूकंप हैं हमारा संतुलन को अव्यवस्था होने के कारण उत्पन्न होते हैं, अर्थात संतुलन मूलक। और अगला है जो गहराई पर आते हैं, प्लूटोनिक। प्लूटोनिक एक एक में बात करते हैं। प्रक्रिया में भाग लेने के आधार पर कृत्रिम और प्राकृतिक। देखिए, कृत्रिम भूकंप जो मानवीय गतिविधि के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे कहीं आपका ये स्थल में हो सकते हैं, सागर वाले भाग जहाँ कहीं परमाणु परीक्षण किए जाते हैं उसके कारण उत्पन्न होते हैं। आपका जो कहीं पर है खान ढह जाती हैं उसके कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है कहीं हमने मान लीजिए मानव के द्वारा जो बनाए गए बांध है उसके कारण जो भूकंप आते हैं, कोई ना भूकंप आया। दूसरा है प्राकृतिक। प्राकृतिक जो प्रकृति के कारण है, जैसे कि ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी के कारण है, मैंने कहा था जहां ज्वालामुखी घटना होगी भूकंप है वहां जरूर आता है। जैसे कि क्राकोटायव जो आपका आइलैंड है 1883 में आया भूकंप, वो कैसा था? ज्वालामुखी भूकंप था, ज्वालामुखी निर्मित भूकंप। नेक्स्ट है भ्रंश मूलक। भ्रंश के कारण है, जैसे कि अमेरिका में सेंट एंड्रियास भ्रंश के कारण है जो भूकंप आया वो कैसा है? भ्रंश मूलक। नेक्स्ट है संतुलन मूलक, कि प्रकृति में व्यवस्था आपकी संतुलित है लेकिन जब आपकी व्यवस्था असंतुलित होती है उसके कारण आने वाला भूकंप, जैसे हिंदुकुश का भूकंप, हिंदुकुश पर्वत के पास आया भूकंप। प्लूटोनिक जिसकी गहराई अधिक होती है, अर्थात जो आपके 250 से 700 मीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। दूसरा है नेक्स्ट भूकंप मूल के आधार पर। सामान्य भूकंप, यदि भूकंप का फोकस है वो हमारा कितने पर हो? 50 किलोमीटर, उसे कहा जाता है सामान्य भूकंप। मध्यवर्ती भूकंप, जिसका भूकंप का फोकस है, उत्पत्ति केंद्र है 50 से 250 किलोमीटर के मध्य होता है, उसे मध्यवर्ती भूकंप कहते हैं। और गहरे भूकंप जिसकी गहराई है 250 से लेकर के 700 किलोमीटर के मध्य होती है, उसे गहरे भूकंप कहते हैं। आपका डीप फोकस अर्थक्वेक कहते हैं। स्थिति के आधार पर, यदि भूकंप है स्थलीय वाले भाग में आता है उसे स्थलीय भूकंप, और जो भूकंप सागर वाले भाग में आता है उसे सागरीय भूकंप कहते हैं। और आपको पता होगा सागर वाले भाग में जो आते हैं उसके कारण सुनामी है आपकी उत्पन्न होती है। अब उसके बाद हम अगले उस पर चलते हैं, मापन। देखिए, भूकंप का मापन है हमारा एक यंत्र होता है उसके द्वारा किया जाता है। कौन सा है? सीस्मोग्राफ। जो भूकंप के द्वारा उत्पन्न हुई ऊर्जा की तीव्रता को मापता है। अब इसका मापन है हमारा 2-3 पैमानों पर किया जाता। सबसे पहले है रोसीफेरल पैमाना शुरू में है, इसका उपयोग किया जाता, जिसमें पैमाना है आपका 1 से 11 के मध्य में आपका होता, आपका 0 से 11 के मध्य में होता था। दूसरा है जिसे कहते हैं मर्केली पैमाना। और तीसरा है रिक्टर स्केल। ये आपके पैमाना है जिनके आधार पर हम भूकंपों का निर्धारण करते हैं। रोसी पैमाना में होता है 0 से 11 के बीच में। आपका मर्केली है वो 0 से 12 के रूप में। रिक्टर स्केल कई जगह आपको 0 से 9 मिलेगा।
लेकिन एनसीईआरटी है वो कहती है कि इसका पैमाना है 0 से 10 होता है, और ये पिछले गुणक के 10 गुणे गुणक के रूप में है आपका कार्य करता है। साथ ही साथ ऊर्जा के संदर्भ में है 31.6 गुना है पिछले मात्रा की तुलना में ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरी चीज आती है कि ये आपके जो ये पैमाने हैं ये आपका अनुभव परक है। कौन सा? मर्केली पैमाना। इन दोनों पैमानों में है कई बार परिवर्तन हुआ है। दूसरी चीज आती है ये पैमाना, मैंने कहा आपका अनुभव के आधार पर है, वो आपका ज्ञात किया जाता है, जबकि ये रिक्टर पैमाना है भूकंपीय तरंगों के आधार पर। और साथ ही साथ आज के समय सबसे ज़्यादा इसे ऑथेंटिक है, वैज्ञानिक है माना जाता है, जो कि गणितीय परिकलन अर्थात लॉगरिथमिक कैलकुलेशन पर है, वो आपका आधारित है। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ शब्दावली। हमने कहा ये आपकी अर्थ, जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है उसको हमने बताया था फोकस, या आपका दूसरा है जहां पर सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे एपिसेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र। और इस बिंदु के अधिकेंद्र के ठीक विपरीत वाला स्थिति जहां भूकंप है इसकी तुलना में है 21 मिनट के बाद पहुंचता है, उसे एंटीपोड कहते हैं, एंटीपोड। दूसरी चीज आती है, ये आपके पहले ही बता चुके हैं हम, फोकस, एपिसेंटर, अधिकेंद्र। अर्थात फोकस भूकंप मूल के ठीक 90 डिग्री के ऊपर स्थित बिंदु जहां पर भूकंप का अनुभव है वो सबसे पहले किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। उसके बाद एक शब्द आता है आइसोसीस्मल लाइन, समभूकंपीय रेखा, भूकंपीय अर्थात आइसोसीस्मल। आइसोसीस्मल लाइन क्या है? कि आपका भूकंप की या समान भूकंपीय तीव्रता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आपका आइसोसीस्मल लाइन कहा जाता है। जैसे यहां एपिसेंटर था, यहां पर मान लीजिए रिक्टर स्केल पर 5 था, यहां पर 5 था, यहां पर 5 था, अर्थात इन बिंदुओं को मिलाने वाला। यहां मान लीजिए 6 का था। मैंने कहा समान भूकंपीय तीव्रता को मिलाने वाली रेखा को है हमारा आइसोसीस्मल लाइन है आपका कहा जाता है। एक और आता है कोसीस्मल और या होमोसीस्मल। कोसीस्मल लाइन या होमोसीस्मल। एक समान समय में, अर्थात आपका होमोसीस्मल लाइन में क्या है कि समान समय में आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों का निर्धारण या एक समय में आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को है वो क्या कहा जाता है? आपका होमोसीस्मल लाइन है वो आपका कहा जाता है। जैसे यहां कोई एपिसेंटर था, यहां 4 बजे भूकंप आया, यहां भी 4 बजे भूकंप आया, यहां भी 4 बजे आया, यहां भी 4 बजे। इधर को यहां पर 4:30 बजे भूकंप आया, यहां भी 4:30 आया, यहां भी 4:30 बजे आया, यहां भी 4:30 बजे। अर्थात इनको
4.5 वाला। दूसरी चीज देखेंगे कि ये आपके सर्कुलर नहीं होते हैं, वहाँ की संरचना के अकॉर्डिंग होते हैं। क्यों? आपने देखा होगा जहाँ सघन होगी वहाँ पर भूकंपीय तरंगों की गति है वो क्या होगी, तीव्र होगी, और जहाँ पर संघनता है कम होगी, भूकंपीय तरंगों की गति है वो क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट हम करते हैं बात अधिकेंद्र का मापन। देखिए अधिकेंद्र का मापन कैसे करते हैं। हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बताया कि पृथ्वी में जब आपका भूकंप उत्पन्न होता है तो 3 तरह की तरंग उत्पन्न होती हैं, पी, एस, एल। पी की गति है सबसे अधिक होती है, 8 से 14 किलोमीटर होती है। एस की इसकी तुलना में कम, और एल की इसकी तुलना में कम। एल कहा ये धरातली तरंग है जो धरातल के ऊपरी वाले भाग में चलती है। पी सबसे तीव्रता से चलती है और तीनों माध्यम चलती हैं, लेकिन उनकी गति है वो बदल जाती है। एस केवल ठोस में चलती है। अब इनके आधार पर ही हम इसका निर्धारण करते हैं। जैसे मान लीजिए हम जहाँ पर खड़े हैं, यदि वहीं पर भूकंप आता है और वहाँ भी आपका सीस्मोग्राफ लगा है तो वो स्थान तो नष्ट हो जाएगा। तो हम उसका पता कैसे लगेंगे कि यह हम अधिकेंद्र है वो कहाँ पर है, अधिकेंद्र कहाँ पर उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ भूकंप उत्पन्न होगा। अब भूकंप उत्पन्न होगा तो यहाँ से पी तरंगे भी चलेंगी, एस तरंगे भी चलेंगी, इधर भी जाएंगी आपकी तरंगे, इधर भी जाएंगी, चारों तरफ जाएंगी आपकी। अब दूसरी चीज क्या है कि जहां पर इस स्थान का जहां हम खड़े हैं और यहाँ भूकंप आया, यहाँ भूकंप का आपका अधिकेंद्र है, तो यहाँ का सीस्मोग्राफ तो नष्ट हो गया, तो उसका निर्धारण कैसे करेंगे। आप देखेंगे जो आसपास के कोई भी 3 जो सीस्मोग्राफ रेजिस्टेंस लगे होते हैं उनका निर्धारण करेंगे। जैसे एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है आपका, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ, इसको मैं बाहर ही हूं कि एक यहाँ ए पर, एक यहाँ बी पर, एक यहाँ पर सी पर। टेबल के रूप में हम देखें अधिकेंद्र का निर्धारण है वो कैसे करते हैं, लोकेटिंग ऑफ एपिसेंटर। उसके लिए 2-3 चीजें हैं। मैंने कहा कि पी और एस की गति है दोनों क्या होती है, अलग अलग होती है। अब जैसे हमारे 3 स्थान हैं, S1, S2, S3। फिर दूसरी चीज है कि यहाँ पी तरंगों का समय, दूसरा है एस तरंगों का समय। मान लीजिए यह पी वाले स्थान पर है, सॉरी पी तरंग है S1 स्थान पर है, मान लीजिए 3 घंटे 3 मिनट और मान लीजिए 23 सेकंड में पहुंची। एस तरंग है क्योंकि इनकी गति है वो कम होती है तो समय क्या लेगी, अधिक लेगी। ये आपका 3 आवर्स 4 मिनट और आपका 4 सेकंड में पहुंचती है। नेक्स्ट है इसमें S2 पर है, यहां भी आपका स्थान पर है, 3 आवर में पहुंचती है, समय यहां पर 4 मिनट लेती है, वही आपका सेकंड लेती है, यहाँ पर 3 आवर में लेती है, वो टाइम आपका इतना ही। और सेकंड की बात करें तो यहाँ 60 सेकंड, सॉरी आपका 58 सेकंड। थर्ड पर 3 आवर है, यहाँ भी मान लीजिए 5 मिनट पर। सेकंड की बात करें तो आपका 30 सेकंड। यहाँ पर हम बात करते हैं 3 आवर 5 मिनट और आपका 45 सेकंड। अब हम क्या करेंगे कि इनका पहले अंतराल निकालेंगे कि समय में अंतराल कितना है, कितने सेकंड का अंतराल है, क्योंकि इनकी गति किस में होती है, सेकंड में होती है। इसका और इसका समय में अंतराल कितना है। जैसे हम यहाँ पर बात करें
यहाँ 3 घंटे 3 मिनट 23 सेकंड है, यहाँ 3 घंटे 4 मिनट 4 सेकंड है, अर्थात आपका 41 सेकंड का अंतराल है इसमें पाया गया। दूसरी चीज और है, इसमें माना जाता है कि P फिर S तरंगों का 1 सेकंड का अंतराल बताता है कि फोकस से इनकी दूरी है, स्थान की दूरी है वो कितनी है, 8 किलोमीटर है। पहली चीज। दूसरा ये इसमें बताता है कि इसमें इसके आधार पर है हम दूरी से आपका कैलकुलेशन करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा 41 सेकंड आया, तो 41 से हम मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो आपका ये आया किलोमीटर की दूरी है। दूसरा है हर चीज का तीनों का निकालेंगे। जैसे दूसरे का है मान लीजिए 200 आया, तीसरे का है 250 आया। इनका फिर स्केल लेंगे, कोई एक स्केल, और इसके स्केल के आधार पर इसका निर्धारण करेंगे। जैसे मान लीजिए इसको हमने स्केल पे ले लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर, तो आप उसके आधार पर है उस रेडियस से सॉरी उस रेडियस से है आप एक सर आपका वृत्त बनाएंगे। ऐसे यहां से एक रेडियस लेंगे और यहां से भी एक वृत्त बनाएंगे। ऐसे ही सी बिंदु से एक रेडियस लेंगे और आपका ये वृत्त बनाएंगे। अब दूसरी चीज है, ये जो रेडियस है हर एक दूसरे सर्कल को है आपका 2 जगह पर काटेगा, यहां भी यहां भी, यहां भी यहां और अब यहां से सीधे है एक लंब लाइन डालेंगे। जैसे यहां से आपका सीधा, यहां से सीधा और यहां से सीधा, अर्थात जहां पर ये तीनों बिंदु मिलते हैं वही क्या होता है, अधिक केंद्र होता है, एपिसेंटर। इस तरह से हम आपका अधिक केंद्र का जो निर्धारण है वो आपका करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं पूर्वानुमान। देखिए भूकंप के संबंध में है भविष्यवाणी करना है, वो अभी इतनी आसान नहीं है। उसके संदर्भ में है जो हम भविष्यवाणी करते हैं लेकिन वो ठीक प्रक्रिया से वो नहीं गुजर पाती। दूसरी चीज है कि इसके संदर्भ में है कि इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अर्थात इससे कि जहां पर भूकंप की संभावना अधिक है वहां पर बचाव के उपाय ही भूकंप का पूर्वानुमान है। दूसरी चीज आती है कि भाई भूकंप से है किस तरह से हम इसका पूर्वानुमान कर सकते हैं। तो हम पहले कर सकते हैं पी तरंग। पहला है पी तरंग। के आधार पर जब किसी स्थान पर है भूकंप आता है तो जो पी तरंग है इनकी गति में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तन होता है, जिससे पता लगता है कि यहाँ पर स्थिति है वो असमान है, अर्थात भूकंप है वो आपका हो सकता है। दूसरा है रेडॉन गैस। देखिए सामान्य रूप से है रेडॉन गैस है वायुमंडल में है आपका नहीं पाती, लेकिन जब भूकंप आता है तो वायुमंडल में रेडियन गैस की मात्रा है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन। आप देखते होंगे कि मनुष्य से पहले जानवर को अधिक पता लग जाता है। जैसे बिल में रहने वाले हैं आपके चूहे हैं, सांप हैं, वो बिलों से बाहर आ जाते हैं। कुत्ते हैं घरों से बाहर आ जाते हैं।
जैसे कि आपने देखा होगा 2001 में जब भूकंप की घटना है भुज में हुई, तो वहाँ पर कुत्ते हैं अपने मालिक को है आपके मुंह से पकड़ के साड़ी है वो बाहर ले आते हैं। तो आपका जो इनके माध्यम से है भूकंपों का है वो आपका पूर्वानुमान किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय विसंगति, जब भूकंपीय घटना होती है उस समय है विद्युत चुंबकीय विसंगति है, एनामोली है, वो आपकी हो जाती है। अगला हम चलते हैं भूकंप के प्रभाव। देखिए भूकंप के प्रभाव, अब हम इस पर बात कर लेते हैं भूकंप के प्रभाव। भूकंप के दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। कुछ आपके, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें नकारात्मक, और दूसरी बात करेंगे हम इसमें सकारात्मक। भूकंप से नकारात्मक प्रभाव है वो आपके अधिक उत्पन्न होते हैं, सकारात्मक प्रभाव है वो आपके कम उत्पन्न होते हैं। जैसे नकारात्मक प्रभाव के कारण बात करें तो इससे जनधन की हानि है। सबसे पहले है जनधन की हानि। जनधन की हानि है वो आपकी विशाल मात्रा में होती है। पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा नुकसान है वो कहाँ होता है? अधिकेंद्र के पास। जो स्थान अधिकेंद्र के पास होगा भूकंप का विनाश है, भूकंप से विनाश है, वहां पर सबसे अधिक होगा। जैसे आपका भुज में आपका आया हुआ भूकंप कब आया था? 2001, 26 जनवरी 2001 को जब आया, उसकी रिक्टर पैमाने पर है, रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता है 7.9 थी। उससे लाखों लोग हैं वो आपके मारे गए। नेक्स्ट है नदियों में बाढ़। मान लीजिए यहां नदी प्रवाहित हो रही है और यहां भूकंप आता है, इसके साथ है भाग नीचे तरफ धंस जाता है या कोई मलबा का जमा होता है, तो ये आपका कहीं बस्ती है वहां से इसका प्रभाव होगा। जब प्रभाव होगा तो वहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे जनधन की है वो आपकी हानि होती है। जैसे 1950 में असम का भूकंप 1950 में आया, असम का भूकंप। उसके बाद समुद्री वाले भाग में तो बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं। लहरें, यदि भूकंप है समुद्र वाले भाग में आता है तो वहां सुनामी उत्पन्न होती है जो कि बहुत अधिक विनाश करती है। जैसे दिसंबर 2004 में आपका इंडोनेशिया, मालदीव, भारत का दक्षिण पूर्वी वाला भाग, जिसमें भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है वो सबमर्ज हुआ, डूबा। अर्थात इससे समुद्र वाले भाग में बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट है भूपृष्ठ पर है असमान दशाएं। असमान दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे जापान में है, इस भूकंप के कारण है, यातायात का मार्ग है, पूरा रोड है वो आपके टूट गए थे, अर्थात इसके कारण है असमान दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट है पर्वतीय वाले भाग में भूस्खलन। जो पर्वतीय भूभाग है वहां पर है भूस्खलन की घटना है वो आपकी अधिक होती है।
नेक्स्ट है जंगलों में आग का लगना। जब भूकंप आता है तो वहां पर कहीं पर शॉर्ट सर्किट की घटना होती है और जिसके कारण है भूकंप के कारण जो जंगल में है वो आग आपकी लग जाती है, जिससे बहुत सारा जो नुकसान है आपका होता है। उसके साथ साथ है कि भूकंप के कारण भूभाग है असमान हो जाता है। आपका जो सरफेस है वो आपका अनइवन हो जाता है। ये थे हमारे नकारात्मक कारक प्रभाव के रूप में। अब हम बात करते हैं सकारात्मक प्रभाव के रूप में। अब देखिए सकारात्मक प्रभाव के रूप में देखते हैं तो भूकंप के कारण है पृथ्वी पर है नए स्थल रूपों का निर्माण हो जाता है। नए स्थल रूपों का निर्माण जो कि एक पर्यटन व्यवसाय के लिए है सबसे ज्यादा है महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है कि इसके कारण है धरातल पर बलन व भ्रंशन की घटना होती है। बलन की घटना होगी, ऊपरी वाला भाग है पर्वत और पठार के रूप में निर्माण होगा। भ्रंशन नीचे वाला भाग होगा, वहां पर जब अगर जल का भराव होगा तो इससे झीलों का निर्माण है आपका हो जाता है। नेक्स्ट चीज है तटीय भागों में बंदरगाहों का विकसित होना, कि जहां पर तटीय वाले भाग में आता है भूभाग है वो नीचे की तरफ धंसता है तो भूभाग है आपका अधिक खुला होता है, जो हार्बरों का विकास होता है जिसमें जो जलयान है वह आसानी से खराए जा सकते हैं। नेक्स्ट है जब भूकंप आता है तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना वह भूगर्भिक संरचना की जानकारी मिलती है कि पृथ्वी का आंतरिक वाला भाग है वो हमारा किस तरह का है, कि वो लिक्विड अवस्था में है, सेमी लिक्विड अवस्था में है। नेक्स्ट है भूकंप जब आता है तो आपका नई मृदा का विकास हो जाता है, कि जहां पर भूकंप आता है तो नई मृदा जो कि कृषि कार्य के लिए है वो आपकी सबसे अधिक उपयोगी है आपकी होती है। तो ये थे आपके भूकंप के कारक। अब आगे हम चलते हैं भूकंप का वितरण। भूकंपों का वितरण तीन क्षेत्र आपके अधिक हैं। एक है परिपैसिफिक परिप्रशांत मेखला, पर पैसिफिक आपका सीरीज। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, और तीसरे में हम बात कर लेते हैं अन्न में जैसे पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी तथा अटलांटिक महासागर के कुछ क्षेत्र।
देखिए, जो भूकंप है कहाँ आते हैं, हमने बताया होगा कि पृथ्वी की 3 तरह की प्लेटें होती हैं, एक अभिसरण करती हैं, एक अपसरण करती हैं और एक एक दूसरे से डाइवर्जेंट होती है। इन प्लेटों के किनारे ही भूकंप उत्पन्न होते हैं। दूसरी तरह प्लेट 2 तरह की हैं, एक सागर सागर वाली प्लेट टकराती हैं, एक स्थल स्थल वाली टकरा सकती हैं, और नेक्स्ट है कंडीशन जिसमें स्थल और सागर वाली दोनों तरह की प्लेटें टकराती हैं। जैसे पहले कहा परिप्रशांत महासागरीय मेखला, आप ये देख पा रहे होंगे, इधर को उत्तरी अमेरिका, इधर आपका दक्षिण अमेरिका, इधर एशिया, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया, और इसके बीच में है प्रशांत महासागर। परिप्रशांत ये पूरा एरिया है, अर्थात इसमें कहें आपको क्यूराल, आपका ये जापान, जापान होते हुए फिलीपींस होते हुए पलामू, आपका ऑस्ट्रेलिया। इधर को हम बात करें रॉकी पर्वत श्रृंखला, आपका इधर एंडीज पर्वत श्रृंखला। अब देख रहे होंगे एक तरफ स्थल की प्लेट है, एक तरफ सागर की प्लेट है। इन दोनों के है सबडक्शन वाले एरिया में है भूकंप की घटना होती है, और जहाँ पर विश्व के 68% भूकंप है वो आते हैं इसे अग्नि मेखला। यहाँ विश्व में के कितने परसेंट भूकंप आते हैं? 68%। इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, जिसमें विश्व के 21% भूकंप आते हैं। इसमें मध्य महाद्वीपीय पेटी आप ये आपका अफ्रीका, उत्तरी यूरोप के मध्य में, भूमध्य सागर से ही तुर्की, आपका ईरान, हिंदू कुश, सुलेमान, आपका हिमालय पर्वत वाला क्षेत्र वहाँ तक है, उसे कहा जाता है मध्य महाद्वीपीय पेटी। इसमें जैसे कि ज्वालामुखी क्षेत्र जहाँ पर है, खासकर इटली वाले देश, इटली देश है, इस्तांबुल वगैरह है, वहाँ पर ये में से मध्य महाद्वीपीय पेटी है कहा जाता है। तीसरा है पूर्वी अफ्रीका भ्रंश घाटी क्षेत्र। देखिए पूर्वी अफ्रीका भ्रंश घाटी क्षेत्र में कई हैं, जो नील नदी घाटी क्षेत्र है, विक्टोरिया नदी का घाटी क्षेत्र है, यहाँ तक कि जाम्बेजी जिम्बाब्वे की जो सीमा है वहाँ तक आपका यहाँ पर कई भ्रंश रेखाएं हैं वो बनी हुई हैं उसमें। फिर दूसरा है कि यहाँ पर जो अटलांटिक महासागर है, इस अटलांटिक महासागर में भी है कई जगह भूकंपीय घटना पाई जाती हैं, अर्थात ये हमारा भूकंप का वितरण क्षेत्र है। ये था हमारा आज का टॉपिक भूकंप, जिसमें हमने पहले वाले पार्ट में बात की भूकंप क्या होता है, उसके क्या कारण है। इसमें हमने बात की भूकंप के कितने प्रकार होते हैं, उसका मापन किसमें किया जाता है, उससे जुड़ी हुई क्या क्या शब्दावली होती है, अधिकेंद्र का निर्धारण कैसे करते हैं, भूकंप का पूर्वानुमान कैसे करते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है और उसका वितरण। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।